मेरे बच्चों, बेटे आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, आज पढ़ रहे हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। नया टॉपिक है बिल्कुल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। तो बेटा जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल में बेटा है कि एक्चुअली में मैग्नेटिक डाइपोल है क्या, एक अरेंजमेंट होता है टू अनलाइक पोल्स का, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक मैग्नेट है बेटा, मान लो अपने पास ये कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ठीक है। तो जो पोल होता है ना मैग्नेट का, जो पोल होता है उस पोल की स्ट्रेंथ होती है अपने, एक्चुअली मैग्नेट की सारी स्ट्रेंथ उसके पोल में ही लाई करती है, ठीक है। तो ये दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैग्नेट का सेंटर है। ये जो मैग्नेट है, ये इसके जो दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये मान लो मैंने ओ है, इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर ली, मान लो 2a डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस 2a है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है दो पोल्स का, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये दो पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये जो बन गया ना, ये डाइपोल बन गया। डाई मतलब दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डाइपोल बन गया। लेकिन ये पोल किसके हैं? मैग्नेट के, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल है अपने पास। ये होगी लेंथ ऑफ डाइपोल जो हम पढ़ा करते हैं। अगर आपको याद होता है फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ा करते हैं, फर्स्ट यूनिट में ये होता है दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है एक चार्ज प्लस क्यू होता था, इनके बीच में डिस्टेंस से 2a माना करते। तो वहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ हुआ, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला करते, वो क्या होता है? P = Q × 2a हुआ करता था, Q × 2a। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी एक टर्म एक्सप्लेन करनी है, उसको बोलते हैं बेटा हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? देखो, ये तो बेटा इसको हम P से ही, इसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पर हम P से रिप्रेजेंट करा करते, यहाँ M से रिप्रेजेंट करेंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, M से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है? ये होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, दोनों पोल में से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ इनटू स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। समझना इस बात को। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट का मतलब है ये जो मैग्नेट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a है। तो M = क्या होगा? ये तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, दोनों पोल में से एक पोल की स्ट्रेंथ, जो पोल की स्ट्रेंथ होती है उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है, इसकी भी M है, स्मॉल m। तो ये क्या बन गया अपने पास? M × लेंथ ऑफ मैग्नेट कितनी है? 2a, तो M × 2a। ये मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको हम, M × 2a। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन वो होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन हम मान के चलते हैं कि इसकी डायरेक्शन है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट वो ध्यान रखनी है आपने। ये तो बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। आप इसको हम ये जो जूल पर टेस्ला बोलते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ये है मेन। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट होती है। वो कैसे आई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ,
SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जो स्मॉल m होता है इसकी जो SI यूनिट होती है वो होता है बेटा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, ध्यान से देखो ये है पोल स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट तो क्या होगी एम्पियर मीटर इंटू 2a क्या है लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, तो क्या बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, इसका अब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं इसको, हम मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं इसको। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है बेटा m0 L2 T0 I बोल दो, या फिर इसको हम एक तरीके से जो I बोलते हैं हमने इसको, I मतलब यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर यहाँ पर हम करंट का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो A होता है करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो I की जगह आप A लिख सकते हो, A एम्पियर। इसका जो बेसिक फॉर्मूला आगे आएगा एक और उसके हिसाब से है ये, तो L2 T0 A बोल सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसका एक फॉर्मूला आएगा, ये किसके हिसाब से आएगा, फॉर्मूला आएगा M का I इंटू A, करंट इंटू एरिया, आगे आएगा एक लेक्चर के बाद। I इंटू A होता है, A मतलब इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला करंट का तो क्या होगा एम्पियर, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर है, मतलब L की 2 हो गया, तो वही बन गया m0 L2 T0 A की 1 हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है बेटे, अब यहाँ से मैं जो चीज़ मैं बता रहा था अभी मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा एक बार। एक छोटा टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, समझना ध्यान से इस बात को कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा बात को समझो इस चीज़ को। ये मान लें अपने पास कोई करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो करता है, मान लें इसके अंदर I करंट फ्लो करता है, अज्यूम कर लें इसके अंदर I करंट फ्लो करता है, I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो जब ये करंट फ्लो करा तो आप इसकी डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसके ऊपर जो पोल बना होगा वो कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल बना होगा। ठीक है, और इसके नीचे वाली साइड जो पोल बनेगा इसका मतलब वो साउथ पोल बनेगा। अगर ऊपर नॉर्थ बना है इस लूप के, ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर अगर नॉर्थ बना तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा इसके साउथ। ठीक है, मतलब इसके नीचे जो लोअर फेस बनेगा, इसके नीचे की तरफ जो लोअर फेस बनेगा ये तो था अपर फेस। अपर फेस जो नीचे जो लोअर फेस बनेगा, लोअर फेस वो बनेगा साउथ पोल। साउथ पोल बनेगा इसके नीचे, क्योंकि अगर एक एंड नॉर्थ होता दूसरा एंड साउथ होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से अवे जाती है और साउथ में एंट्री करती है। मतलब ये होता है जिस तरह ये मान लें अपने पास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जाएगी और साउथ में आएगी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ आती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगी, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और नीचे साउथ में एंट्री करेगी। नॉर्थ से जाके इस तरीके से घूम के ये ऐसे घूम के फिर नीचे से एंट्री करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी मेरे पास ये इस तरीके से होगी। और अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये एक तरीके से डाइपोल बन गया। डाइपोल में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ।
एक ऊपर बन गया नॉर्थ, नीचे क्या बन गया साउथ, तो एक ये डाइपोल बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल बना तो मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ भी होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, जो मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया मैंने। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल उसकी डायरेक्शन होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ गई है, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। तो मुझे बताओ यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या था, m इंटू 2a था, पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। अब जो पोल की स्ट्रेंथ होती है ना m क्या है, m है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। जो पोल स्ट्रेंथ होती है m वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। आप किसी कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट पास करवाओगे तो उसके पोल की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी कंडक्टर है, करंट पास करवाओगे तो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो पोल बनेगा, तो करंट बढ़ाओगे तो उसकी पोल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो m है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। दूसरा जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप होगा। ए है यहाँ पर एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। जितना ज़्यादा एरिया होगा ये, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। ये लूप है, जिस तरह मान लो अपने पास ये लूप है, ये इस तरफ मान लें नॉर्थ पोल है, इस तरफ मान लें साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आते हैं, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से जाएंगे इसके अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे इसके अंदर इस तरीके से। तो ये जितना बड़ा लूप होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री करेंगी, एग्जिट करेंगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा। मतलब जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तीसरा जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। इस कॉइल के ऊपर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अप्लाई करेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हो या तीनों वाली इक्वेशन से, तो मैं बोल सकता हूँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NIA बन गया। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NIA हो गया। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1। मतलब m इज इक्वल टू ये बनेगा KNIA, लेकिन जो एक k है इस k की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो m इज इक्वल टू ये बनेगा NIA। k इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, NIA बन गया, m इज इक्वल टू। तो ये वो बेसिक फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो ये जो m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, इसका ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A एम्पियर एरिया ऑफ द कॉइल है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, n का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, करंट का एरिया होगा, करंट का इसका कोई डायमेंशन नहीं, करंट का डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L2 T0 A की 1, जो मैंने अभी बताया था आपको।
ये वाला, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, ऐसा यूनिट भी बताई थी मैंने आपको अभी। इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी, एन की तो कोई यूनिट है ही नहीं, आएगी एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगी इसकी ऐसा यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है इसकी ऐसा यूनिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो करंट कैरिंग लूप है आपका वो एक तरीके से कैसे बिहेव करता है, लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा, और उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, एन आई ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, जो आपसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर आपसे बार बार पूछा जाता है। टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। आपसे पूछा जाता है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो सोलेनोइड है ना वो एक बार मैग्नेट के रूप में बिहेव करते हैं, या फिर एक बार मैग्नेट वो एक सोलेनोइड के रूप में बिहेव करता है। हमने प्रूव करना है। आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक सोलेनोइड है, तो आप शो करो कि वो एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये टॉपिक हुआ करता अपने पहले, अब ये टॉपिक है नहीं अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन उसका मैं कुछ कंटेंट यूज़ करूँगा। ये वाला तो है सिलेबस के अंदर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को समझना एक बार। ये होता था, ये एक मैग्नेट है, ये टॉपिक आपके निकाल दी सिलेबस से, ये एक मैग्नेट है, ये इसकी बार मैग्नेट है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा करते हैं, वहाँ पर चार्ज हुआ करते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से है मैग्नेट। तो एक्सियल लाइन के ऊपर ये सेंटर ऑफ डाइपोल होगा, ये आर डिस्टेंस के ऊपर ये मान लो कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आती है ना, बी इज इक्वल टू वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होती है, 2m बाई आर क्यूब। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेट, जो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी होती है, और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब होती है, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, ये वाला रिजल्ट याद रखना, इसका मुझे यूज़ करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। कैसे, देखो यूज़ क्या है, क्वेश्चन को समझो पहले। आपको ये बोला गया है कि ये कोई सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है अपना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एक सोलेनोइड है। जो सोलेनोइड है आपको ये प्रूव करना है, आपको ये बताना है कि ये बिहेव करते लाइक ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के रूप में बिहेव करते हैं, हमने ये बताना है। ये जो सोलेनोइड है ये इसकी एक्सिस मान ली हमने, ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड बोल दे, या फिर एक्सियल लाइन ऑफ सोलेनोइड बोल दो। ये मान लो अपने पास सेंटर ऑफ सोलेनोइड है ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ L है, इधर भी लेंथ कितनी होगी इसकी L लेंथ होगी, मतलब इसकी टोटल लेंथ 2L है सोलेनोइड। और ये करंट कैरी करते हैं, मान लीजिए आई करंट इसके अंदर फ्लो करता है, इस तरीके से आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, आई करंट मैंने मान लिया इसमें फ्लो करता है सोलेनोइड के अंदर। सोलेनोइड के ऊपर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखे हैं हमने,
ठीक है, ये सेंटर ऑफ सोलेनोइड है। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, मैं इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव कर दूँ, तो मैं ये अगर ये प्रूव कर दूँ इस P पॉइंट के ऊपर जो एक्सियल लाइन है किसकी, इस सोलेनोइड की एक्सियल लाइन के ऊपर जो P पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है μ0/4π2m/r³। तो ये क्या थी, ये थी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सियल लाइन के ऊपर बार मैग्नेट की। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि बार मैग्नेट हो चाहे सोलेनोइड हो, दोनों की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है। इसका मतलब ये सोलेनोइड भी कैसे बिहेव कर रही है, इस बार मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रही है, कि दोनों की वजह से सेम डिस्टेंस के ऊपर एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम अगर आ जाए, इसका मतलब ये बिहेव करती है सोलेनोइड लाई के बार मैग्नेट। ये हमें प्रूव करेंगे, प्रूव करना। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ अज्यूम कर ली, मान ली मैंने इसकी रेडियस मान ली मैंने A, अज्यूम करा हमने कि भाई कंसीडर ए सोलेनोइड, कंसीडर ए सोलेनोइड of length 2L and radius A, रेडियस मान लेना इसकी A एज्यूम कर लिया। लेट N एज्यूम कर लिया मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, आई मैंने इसमें करंट एज्यूम कर लिया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बात को समझना, मुझे इस पूरी की पूरी सोलेनोइड की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैं इस पूरी सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बजाय मैंने यहाँ पर एक स्मॉल रिंग कंसिडर कर ली। इसकी एक रिंग, छोटी ही रिंग कंसिडर कर ली मैंने इसको। जिस तरह इसको हमने काट दिया तो एक पतली ही रिंग निकल के आई, कुछ इस तरीके से इस तरह की रिंग आ गई, मान लिया ऐसे रिंग आ गई। कट करने के बाद कितनी रेडियस की आएगी, A रेडियस की, रेडियस तो उतनी रहेगी कट करने के बाद। ठीक है, जूम कर रहा हूँ मैं। और जो ये रिंग यहाँ पर ली है मैंने, इसकी विड्थ मान ली dx विड्थ की रिंग है ये। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बात बता रखी है कि कोई करंट कैरिंग रिंग है, उसकी वजह से उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते हैं। यहाँ पे एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला करते हैं, इस तरफ हुआ करता है, इस तरफ इसको रिजोल्व करा करते हैं हम, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया करते सारी। तो उसका रिजल्ट अगर आपको याद हो ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग उसकी एक्सिस के ऊपर, तो वो जो रिजल्ट हुआ करता वो होता था μ0/4π इंटू μ0/4π इंटू I A स्क्वायर 2πn डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता था, ये रिजल्ट होता था। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2π से इसको कैंसिल कर दो, 2 हो गया। तो B = μ0 I A स्क्वायर n डिवाइड बाई 2 A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिजल्ट हुआ करता था। इसका यूज़ करना मैं इसलिए बताया मैंने आपको, यहाँ पर ये रिजल्ट होता था वो। इस रिंग की वजह से यहाँ पर x डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती, इस P पॉइंट के ऊपर इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होती थी। n होते थे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।
ठीक है, ये जो रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर करी, बात को सुनना ध्यान से, ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर है, अज्यूम कर लें हमारे डिस्टेंस R है, और जो रिंग मैंने अज्यूम करी यहाँ से जो रिंग है ये रिंग X डिस्टेंस के ऊपर है, X डिस्टेंस। तो यहाँ से रिंग से ये डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले तो क्या करा मैंने, कंसीडर ए रिंग। रिंग क्यों कंसीडर करी है, मैं एक काम करूँ, मैं इस रिंग की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरी सोलिनॉइड का आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर ए रिंग ऑफ थिकनेस dx, ठीक है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर। तो अब मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द रिंग, जो रिंग हमने एज्यूम करी है इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n dx। कारण n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, n, और इसकी लेंथ कितनी है dx। यूनिट लेंथ में n टर्न है तो dx लेंथ में कितने होंगे, n dx होंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर अब इस एलिमेंट की तो हमने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, इस रिंग की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, dB मान लें, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB होगी इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर, तो dB आ गया। तो dB इज इक्वल टू क्या होगा इस रिलेशन के हिसाब से, म्यू नॉट, करंट कितना है इसमें I, रेडियस कितनी है इसकी A, तो A का स्क्वायर, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इधर देखना रिलेशन को साथ में आएंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने रिंग के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स n dx, ये रे डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या थी, यहाँ से लेकर रिंग से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस P पॉइंट तक की, तो यहाँ पर क्या है इसका सेंटर ये हो गया, तो यहाँ से P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये बन गया। ठीक है, रिजल्ट को समझ लो ध्यान से, म्यू नॉट I, ए मतलब रेडियस, इसकी रेडियस a है तो रिंग की भी a है तो a स्क्वायर, n नंबर ऑफ टर्न्स, इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n dx डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x कितना है, x मतलब रिंग के सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x थी, यहाँ पे कितनी है, R माइनस एक्स, पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे dB इज इक्वल टू, अगर आप देखो ध्यान से, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे एक बात में, अगर मान लिया, अज्यूम करें हम, इफ, यहाँ पर एक छोटा पॉइंट है, बोले इफ P लाइज एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जब P पॉइंट है आपका ये बहुत दूर लाई करेगा, अगर बहुत दूर लाई करेगा तो जो R है वो इससे रेडियस की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड ये जो R है, R मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये मतलब इसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और साथ में जो ये R है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपैरेटिवली, x, x क्या थी, ये डिस्टेंस, R बहुत बढ़ जाएगा, तो हम A और x को नेगलेक्ट कर देंगे वहाँ पे,
अगर आप ए और एक्स को नेगलेक्ट कर देते हो, ए और एक्स को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट बना आपका? फिर ये रिजल्ट क्या बना? इसको ए को नेगलेक्ट कर दिया, एक्स को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या रिजल्ट बना? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर। ये ए नेगलेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये आर के कंपैरिजन में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। एन डी एक्स डिवाइड बाई 2, ये ए नेगलेक्ट होगी क्योंकि ये इसके प्लस में है आर के, ये एक्स इसके माइनस में, तो ये एक्स नेगलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बच गया? आर स्क्वेयर की पावर 3/2 बच गया। अकेला आर बच गया, एक्स और ए को नेगलेक्ट कर दिया तो आर का स्क्वेयर, ये कैंसिल, तो डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन डी एक्स डिवाइड बाई 2 आर की क्यूब हो गया। ये रिजल्ट आपका बचा है। लेकिन ये तो क्या है? ये तो डी बी आया है, ये तो इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, हमें तो पूरी सोलेनोइड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरी सोलेनोइड कवर हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये सोलेनोइड इन रिंग से ही तो मिलकर बनी है। एक रिंग ये होगी, एक रिंग ये होगी, एक अगर हम इस तरीके से रिंग जोड़ें तो पूरी एक सोलेनोइड बन जाएगी, पूरी सोलेनोइड बन जाएगी। तो अगर मैं इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दूँ तो पूरी सोलेनोइड कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? तो क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? फॉर होल सोलेनोइड, पूरी सोलेनोइड की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? इंटीग्रेशन कर दो, डी बी इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन डी एक्स डिवाइड बाई 2r क्यूब, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देख लो कहाँ से कहाँ तक करोगे आप? टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2l लेंथ थी, सोलेनोइड की टोटल लेंथ कितनी है? 2l, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0 से 2l, पूरी सोलेनोइड कवर होगी 2l लेंथ की। db का इंटीग्रेशन b कितना आ गया मेरे पास? यहाँ से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट बाहर निकालो। म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन डिवाइड बाई 2r क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? dx का, लेंथ कितनी, लिमिट कितनी? 0 से 2l। म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन डिवाइड बाई 2r क्यूब, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी? 0 से 2l, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कितनी? 0 से 2l, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर एन 2l माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2l माइनस 0, तो 2l बच गया, डिवाइड बाई 2r क्यूब, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे? बट पूरी की पूरी सोलेनोइड पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स थे? n, और पूरी सोलेनोइड की लेंथ कितनी है? 2l, तो पूरी सोलेनोइड पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनेंगे? n इंटू 2l, कि भाई यूनिट लेंथ पर n है तो 2l लेंथ पे कितने होंगे? n इंटू 2l। तो ये क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। तो क्या बन गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर n डिवाइड बाई 2r क्यूब हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा चेंज करता हूँ, बात को समझना क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसमें एक काम करता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नोट
समझना इस पॉइंट को। यहाँ पे मैं थोड़ा पर्टिकुलर चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे मैंने इसको ये वाली जो इक्वेशन थी मैंने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया इसी इक्वेशन को। कोई फ़र्क तो पड़ने का नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई क्या बन जाए अपने पास 4 पाई। यहाँ पे क्या बन गया अपने पास ये 2 आई पाई ए स्क्वायर इंटू एन। ये 2 यहाँ पे आ गया, पाई ए के साथ ले लिया मैंने। पाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया होता है। पाई ए स्क्वायर क्या होगा, एरिया। डिवाइड बाई क्या बनेगा अपने पास 2 इंटू 2 पाई 4 पाई आर की क्यूब। ये जो सोलिनॉइड थी अपने पास, कौन सी थी सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड का ये वाला एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एरिया होगा। बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है, NIA होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कितना है I, A कितना है पाई ए स्क्वायर, एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को इसमें अगर आप पुट करो, देखो n है, I है, ये क्या है एरिया है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह m, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 m बाई में r क्यूब हो जाएगा। म्यू नोट बाई 4 पाई 2 m बाई r क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गई, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए सोलिनॉइड। ठीक है, क्या ये उतनी ही नहीं थी, मैंने बताया था, बट फॉर ए बार मैग्नेट, फॉर ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट on the axial line, on the axial line कितनी होती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 बाई 2 m बाई आर क्यूब होती है। ये वही तो जो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। मतलब बार मैग्नेट की वजह से, इस तरह ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इस बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही आई जितनी एक सोलेनॉइड की थी। इसका मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स ए बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू दी सोलेनॉइड, कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हमने ये बात प्रूव करने की, यह बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है बेटे, ये काम आप लोगों को करना प्लीज़। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार वीडियो को देख के, एक बार देख के, 2 बार देख के वीडियो को बार बार देखना है, तब जाके आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार लिख के देखना कॉपी के अंदर, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।